हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ कंपनीज। कमाल का ये चैप्टर है। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आपके बीकॉम में भी आ सकता है, एमकॉम में तो आता ही आता है। तो बेसिकली हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ कंपनीज। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये असेसमेंट कैसे होती है कंपनीज की, उसको समझने के लिए पहले हमें कंपनी समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो ये कंपनी जो होती है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, कंपनी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन एवरी रुपी ऑफ इट्स इनकम टैक्स एट अ फ्लैट रेट। जैसे कि इनकम टैक्स में स्लैब होती है ना, कि आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, उसके बाद ही देना है। ऐसे ही यहाँ पर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कंपनी को पूरा एक फ्लैट रेट पर टैक्स देना पड़ता है। उसकी कोई एक्सेप्शन लिमिट नहीं होती, यही लिखा हुआ है। कोई एक्सेप्शन लिमिट नहीं होती, पूरा रेट देना पड़ता है उसको टैक्स का। ठीक है, यानी कि हर 1 रुपये पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि कंपनी कभी कभार ना टैक्स छुपा लेती है, क्योंकि कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी अपने टैक्स छुपा सकती है डिविडेंड दे दे के। तो कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो डिविडेंड दे या ना दे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत सारे कंपनीज में, आप बहुत सारी क्या मतलब सारी कंपनीज में वैसी है कि आपको फ्लैट रेट पर टैक्स देना पड़ता है। तो समझ लेते हैं पहले कंपनी में क्या होता है। कंपनी का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में कंपनी को डिफाइन ये कर रखा है कि कंपनी एक इंडियन कंपनी होती है या फिर एक बॉडी ऑफ कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। हो सकता है कि कंपनी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी इंडियन कंपनी हो, फॉरेन की कंपनी भी हो सकती है भाई वो। तो फॉरेन कंट्री में अगर कोई उसके लॉ में इनकॉर्पोरेट हो रखी है तो वो भी कंपनी है। थर्ड पॉइंट, एनी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन और बॉडी whether incorporated or not and whether Indian or not Indian which is declared by general or special order of central board of directors to be a company। कभी कभार CBDT जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी मान लेती है, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या ना हो। ठीक है, अगर जो CBDT ने कह दिया कि ये कंपनी है तो वो डीम्ड कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा वो कंपनी है। इसको बोला जाता है डीम्ड कंपनी। वो मान लिया जाएगा कि ये कंपनी है। समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 18 में बता रखा है हमारा कितने तरह की कंपनी होती है। सबसे पहले कंपनी होती है जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो आपके इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास कम से कम 20% शेयर्स होने चाहिए। अगर इक्विटी शेयर्स के पास 20% कम से कम शेयर्स है तो उसे बोला जाता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। कंपनी में उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी कंपनी को वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर 10% है उसको बोला जाता है बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, 20% कम से कम उनके इक्विटी शेयर्स होने चाहिए शेयर होल्डर के पास। तो अब समझ लेते हैं पहला कि अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा ओन है या रिजर्व बैंक के द्वारा ओन है और विच नॉट लेस देन 40% शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ओन्ड बाय RBI। यानी कि ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक के द्वारा ओन है या फिर उनके पास 40% से कम शेयर नहीं है। ठीक है, नॉट लेस देन 40% हेल्ड बाय गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ओनली। कम से कम मतलब 40% तो होने चाहिए। ठीक है, 40% अगर उनके पास शेयर्स है गवर्नमेंट का या रिजर्व बैंक का तो वो कंपनी है। कौन सी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली। या फिर इट इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 8 में अगर रजिस्टर्ड है तो वही कंपनी। सेक्शन 8 का कहता है जो चार्टेबल इंटरेस्ट जो वो होती है, जो NGOs होती है बेसिकली, जो चैरिटी के लिए बनी होती है, वो भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली कंपनी मान ली जाएगा। इट इज अ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स। अगर CBDT ने मान लिया कि वो कंपनी है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो हमें वो मान लिया जाएगा कि वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली कंपनी है। समझ आ रही बात। और उसके बाद इट इज़ अ म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी। अगर वो म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी है, दैट इज कंपनी विच कैरीज ऑन एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम ए मेंबर विच इज डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी निधि। मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही यही है कि अपने मेंबर से एक्सेप्टेंस करना, डिपॉजिट लेना। ठीक है, अपने मेंबर से, एंड विच इज डिक्लेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी निधि।
या म्यूचुअल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहते कि म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी कंपनी है, यानी कि मेंबर से ये पैसा कलेक्ट करती है और फिर काम करती है, तो उसको भी ये कंपनी मान लिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई कंपनी के पास शेयर्स 50% ऑफ द वोटिंग पावर हेल्ड है, 50% कम से कम कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसके वोटिंग पावर है, यानी कि 50% कम से कम कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उस पर शेयर खरीदे हुए उसके, तो वो भी सब्सटेंशियली इंटरेस्ट वाली कंपनी मान लिया जाएगा। इट इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है, विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं है, एंड इट्स इक्विटी शेयर होल्डर वर ऑन द लास्ट डे प्रीवियस ईयर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक है। अगर उसके इक्विटी शेयर होल्डर प्रीवियस ईयर के आखिरी दिन तक स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज थे, लिस्टेड थे उसके शेयर्स उस कंपनी के, तो वो भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली कंपनी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी नहीं तो पब्लिक कंपनी है, और पब्लिक कंपनी के इंटरेस्ट, पब्लिक कंपनी जो शेयर होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, तभी वो शेयर इशू करती है ना। प्राइवेट कंपनी कभी शेयर इशू नहीं करती, प्राइवेट कंपनी कभी शेयर इशू नहीं करती। कौन सी कंपनी करती है? पब्लिक कंपनी करती है। तो पब्लिक कंपनी कैसे होती है? जब उसके इक्विटी शेयर्स लिस्ट होते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में, बोर्ड में। या फिर इट इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी और उसकी इक्विटी शेयर 50% से कम नहीं है, 40% इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनी, वर बेनिफिशियली हेल्ड थ्रू आउट प्रीवियस ईयर बाय द गवर्नमेंट। कभी कभार गवर्नमेंट के द्वारा उसके 50% शेयर उसके पास है, एंड कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट है या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है और एनी अदर कंपनी, तो इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड और होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ सच अ कंपनी। मतलब आपने उस कंपनी के अंदर पहला पॉइंट था कि उसके इक्विटी शेयर लिस्ट होने चाहिए, है ना, स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर उसके जो 50% से कम होने चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा उसने वोटिंग पावर उसने हेल्ड करे होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा या कोई कॉर्पोरेशन के द्वारा, कोई ऐसी कंपनी कोई भी हो सकती है, उसकी सब्सिडरी भी हो सकती है, तो वो भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली कंपनी है। तो वही लिखा हुआ है, इफ मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी, अगर इक्विटी शेयर्स जो है पब्लिक कंपनी के फॉरेन कंपनी के पास है, इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, जहाँ पर उनकी पब्लिक जो है सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, यानी कि 20% से कम ज़्यादा है, तो कंपनी को भी पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली मान लिया जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कि बेसिकली पहला था कि भाई अगर वो कंपनी गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक के द्वारा ओन है और उसमें कम से कम उनके 40% शेयर है, तो वो कंपनी कौन सी है? सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, या फिर सेक्शन 8 में है, या फिर CBDT के द्वारा उसको मान लिया जाएगा, या फिर म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी है, या फिर उसके 50% शेयर्स कम से कम कोऑपरेटिव सोसाइटी के हेल्ड है, ठीक है, या फिर उसके प्राइवेट कंपनी नहीं है, उसके शेयर इक्विटी शेयर वो वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में लिफ्ट है, या फिर उसके इक्विटी शेयर्स हेल्ड हो रखे हैं कम से कम 50% गवर्नमेंट या कोई ऐसी कॉर्पोरेशन के द्वारा या फिर सब्सिडी के द्वारा या फिर फॉरेन कंपनी के द्वारा, ठीक है, ऐसे याद करते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है, टाइप्स ऑफ कंपनी समझ में आ गया। तो चलिए एक और पॉइंट समझ लेते हैं, वाइडली हेल्ड और क्लोजली हेल्ड। वाइडली हेल्ड कंपनी को होती है जहाँ पर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होती है, ठीक है, और क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है? जहाँ पर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसे बोलते हैं वाइडली हेल्ड और क्लोजली हेल्ड। इंडियन कंपनी क्या होती है? इंडियन कंपनी मीन्स जो कंपनीज एक्ट में 2013 में बनी हुई है, ठीक है, या फिर कोई कॉरपोरेशन कोई भी हो सकती है, सेंट्रल या स्टेट एक्ट में बनी हुई है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि CBDT ने डिक्लेयर कर रखा है कि वो कंपनी माना जाएगा इस एक्ट में, ठीक है, या फिर अगर वो जम्मू कश्मीर के स्टेट में है तो कंपनी अगर उसी के एक्ट में फॉर्म हुई है उसी स्टेट के अंदर तो वही कंपनी है। या फिर कंपनी जैसे कि वो कुछ होते हैं ना, यूनाइटेड टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरी, दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, कंपनी अगर उस वहाँ पर फॉर्म हुई है उनके लॉ में अंदर, तो भी क्या होगा? कंपनी क्या मानी जाएगी? इंडियन कंपनी मानी जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है भाई? पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे कि आपको नाम से बता रहा है, जो कि पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं लिस्टेड है, ठीक है, जो कि एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन जो कि सेंट्रल या स्टेट एक्ट या गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 17, इस कंपनीज एक्ट 2013 में अगर इसमें जो डिफाइन कर रखा है कोई भी कंपनी इसके अंदर फॉर्म हो रखी है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी।
और डोमेस्टिक कंपनी मतलब ऐसी इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी विच इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम लाइबल टू बी, मतलब जो इस एक्ट में इनकम टैक्स पे करने के लाइबल है और वो प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट करती है फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो डिविडेंड भी यहाँ पर देती है, अरेंजमेंट करती है, डिक्लेरेशन भी करती है, पेमेंट भी यही करती है, तो वो डोमेस्टिक कंपनी मानी जाएगी। ठीक है। फॉरेन कंपनी मतलब जो इंडियन कंपनी नहीं है, ना ही ऐसी कंपनी है जो कि डिविडेंड पे करती है। यहाँ पर एक तो इंडियन कंपनी हो सकती है, इंडियन कंपनी होनी चाहिए और डिविडेंड पे करनी चाहिए, लेकिन फॉरेन कंपनी की ओर से ना तो इंडियन कंपनी है वो, ना ही वो यहाँ पर डिविडेंड पे करती है इंडिया के अंदर, डिक्लेयर भी करनी, पेमेंट भी नहीं करती, तो वो होती है। अब मैंने को बताया सेक्शन 8 में क्या क्या रखा है, कंपनी जो कि चैरिटी को प्रमोट करती है, रिलीजन, कॉमर्स, जो नॉन प्रॉफिट के लिए होती है, वो सेक्शन 8 में डिफाइन हो रखी है। उसको प्रोहिबिट है, वो पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं दे सकती अपने मेंबर को। और प्रिंसिपल ऑफिसर कौन सा होता है कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर वो होता है, ये प्रिंसिपल ऑफिसर ही एक्चुअली मेन होता है कंपनी का, एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफिसर ही मेन होता है। यही इसको डिविडेंड जब पेमेंट होती है ना, तो इसी को फिर गवर्नमेंट को नोटिस भेजना पड़ता है, इसी को बताना पड़ता है हर एक को। मेन मतलब यही बंदा कंपनी में लगा होता है जो काम कर रहा होता है टैक्स के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफिसर सेक्रेटरी हो सकता है, ट्रेजरर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, या कोई एजेंट हो सकता है कंपनी का, कोई सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजर या एजेंट, या कोई भी पर्सन जो कि उसकी मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड है। अपॉन whom assessing officer served a notice for intention for of treating him as a principal officer of company। अगर कोई एनी असेसिंग ऑफिसर ने कह दिया कि भाई नोटिस भेज दिया ऑफिस इंटेंशन ऑफ ट्रीटिंग हिम एज अ, अगर असेसिंग ऑफिसर ने उसको भेज दिया नोटिस ऐसा मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्री में कनेक्टेड है, तो उसको प्रिंसिपल ऑफिसर मान लिया जाएगा। अब यही लिखा हुआ देखो, नीचे लिखा हुआ है पर्सन हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। मैं आपको पहले ही बता देता कौन होता है, जिसके हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ वोटिंग पावर। कम से कम उसकी 20% वोटिंग पावर होनी चाहिए, उस पर्सन को सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा कंपनी के अंदर। ठीक है, कि वो कंपनी के अंदर उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है। बेनिफिशियल ओनर बेसिकली आपको बता दो, बेनिफिशियल ओनर वो तब बनता है जब उसके कम से कम 10% शेयर होते हैं कंपनी के अंदर, कम से कम। अब भाई बेनिफिशियल ओनर तो होगा ही है ना, इसलिए लिखा हुआ है कि हु इज द बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि 20% कम से कम शेयर, 10% तो उसमें कंडीशन फुलफिल होगी ना अपने आप, तो इसलिए वही चीज़ लिखी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छे से आपको। तो यही चीज़ है। आप कंपनी का रेजिडेंट भी समझ लेती है। कंपनी का रेजिडेंट कैसे निकाल लेता है, अ कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज़ एन इंडियन कंपनी। अगर वो इंडियन कंपनी है तो इसका मतलब वो उसका रेजिडेंस इंडिया में ही है, या फिर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखा जाता है। अगर वो इंडिया में है, उसका प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट मतलब कि वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इंडिया में हो जाते हैं। अगर उसका कोई ऐसे मैनेजमेंट पूरी की पूरी संभाले जाती है और कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं उस कंट्री के अंदर, तो वो फिर उसी के रेजिडेंट माना जाएगा। वो कंपनी कभी भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होता, या तो वो रेजिडेंट होगा या नहीं होगा। कंपनी विच इज़ नॉट रेजिडेंट अकॉर्डिंग टू द ये वाली कंडीशन से अगर नहीं है, यानी कि वो इंडियन कंपनी नहीं है, ना ही उसका प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो वो फिर नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें नहीं होता कंपनी के केस में। इंडिविजुअल केस में हो सकता है कि कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कोई नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सीधा या तो रेजिडेंट माना जाएगा या फिर नॉन रेजिडेंट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने समझा असेसमेंट ऑफ कंपनी का बिल्कुल इंट्रोडक्शन। अगली वीडियोस में इसके ऊपर और बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।